नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज संजय निषाद की। यूपी सरकार में मंत्री हैं, मजबूती से गठबंधन के साथ खड़े हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से कुछ बदले बदले से मंत्री जी नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने अब बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स अपना ली। क्या अब संजय निषाद बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मन बदल रहा है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि कई बाबा लोग अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, तो संजय निषाद विरोध में नजर नहीं आए थे। उन्होंने कहा ये बात सही है, बहुत से कथावाचक बहुत मोटी फीस लेते हैं जिनसे कथा करवाना मुश्किल हो रहा है। अब संजय निषाद ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब सियासी पारा बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं निषाद को, जाति को जो ओबीसी में है फिलहाल, उसको जो मुझसे वादा किया गया था, निषाद पार्टी से वादा किया था बीजेपी ने कि उनको अनुसूचित जनजाति में ला दिया जाएगा, अनुसूचित जाति में एससी कैटेगरी में ले आएंगे, अब तक क्यों नहीं लाए हैं। वो बड़ी बात कहते हुए निकल गए कि बीजेपी वो काम कर सकती है जो किसी ने सोचा नहीं था। 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% का आरक्षण दे दिया, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 में भी वादा किया गया और 22 में भी कहा गया कि हम शामिल करेंगे, लेकिन देरी कर दी, जिसका नतीजा है कि 24 में कहानी पलट गई। उनका कहना है निषाद वोटर उत्तर प्रदेश में करीबन 18% के आसपास है और अगर बीजेपी अपने वादे को पूरा नहीं करती है तो उसको घाटा होगा, जैसा 2024 में हुआ था। और वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि जब आप मंदिर बनवा सकते हैं, धारा 370 ऐसे जटिल मुद्दों पर आप काम कर सकते हैं, तो बीजेपी अब क्यों नहीं कर रही है। हालांकि अब उन्होंने उस बात को थोड़ा सा एक कहें उस पर मेकअप करने की कोशिश की है कि हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। बीजेपी सारा काम कर देती है, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जो पहला इंटरव्यू था जो उन्होंने एक निजी एक अखबार को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के पास गए इसीलिए थे क्योंकि सपा और बसपा ने मुझको धोखा दिया था या निषादों को धोखा दिया था। तो सुनिए संजय निषाद ने क्या कहा है। और ये अब यही नहीं है, ये गांव गांव भी होगा और हर विधायक के दरवाजे पर भी होगा कि निषादों का अगर वोट चाहिए तो ये आवाज योगी जी पहले सदन में सांसद थे तो उठाते थे और हमारे लिए धरना भी देते थे। और मेरी आवाज जब हुई तो सपा के लोगों ने गोली चलाई, एक भाई मारा गया, 302 का मुलजिम बनाया, बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रदेश भर में जब हुआ तब राज्यपाल ने दस्तखत किया था। ये आरक्षण निषादों का भीख नहीं है, ये हमारे पुरखों के आंदोलन का परिणाम है, फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, खून का परिणाम है, देश को आजादी लाने का परिणाम है। ये सड़क हाईवे नहीं था, नदियों से लड़ाई हुई है। अब अगर हम अंग्रेजों क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमें उजाड़ा है तो हम कानून से बचने का अधिकार संविधान ने दिया है। तो अगर हक छीनने वाली जो पार्टी थी, कांग्रेस गायब हो गई, सपा गायब हो गई, बसपा इसीलिए गायब हो गई कि ये इन राष्ट्रवादी लोगों का आपको नहीं मिला। 14 से आप बाद में गठबंधन में रहे, उसके बाद अभी अपने इससे पहले 22 के चुनाव में भी कहा गया, फिर आपको उसके बाद अब फिर 27 का चुनाव आ रहा है, हक नहीं अभी भी नहीं मिला, तो क्या अभी इनके साथ आप अलग हो जाएंगे? सबको देख लिया है तो थोड़ा भाजपा को इसलिए कि जो कहती वो करती है। कहा धारा 370 खत्म कर लेंगे, कर लिया। कहा था हम राम मंदिर बना दिया। कहा था कि निषाद राज किले को बनाएंगे, बना दिया। मैं कह रहा हूँ आज मैं तो आज भी धैर्य रखना पड़ता। भाजपा उस पर पहल कर रही है। पहले आपके लोग धमकी देने वाला, ये प्रेशर
सिर्फ पॉलिटिक्स वाला पहले मामला हो अरे जाता है। पहले मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी, जिन्होंने आरजीआई से पूछा कि केवट मल्लाह क्या है, तो कहा कि नहीं केवट मल्लाह मझवार हैं। तो आज के दिन में अगर अपर कास्ट को 10% भाजपा दे सकती है, महिलाओं को 33% दे सकती है, तो इनको भी मिल सकता है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम उनको जो है जो लूटने वाले हैं हम उनके साथ चले जाएं। भाई देने वाले अगर अपर कास्ट को दे सकती है, महिला को दे सकती है, भाजपा तो निषादों का भी आरक्षण देगी, क्योंकि उत्तराखंड में लिखा कि नहीं स्वीकार जाति एक और नहीं। बात तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जहां से आते हैं प्रयागराज से, अगर कहा जाए निषाद पार्टी का सबसे ज्यादा वोट इसी गंगा की लाइन के किनारे किनारे, क्या संजय निषाद ने ये सही समय इसलिए चुना कि 22 में उनको धोखा ना मिल जाए, कहीं उनकी सीटें कम हो जाएं, या अब उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं, अब वो मतलब बहुत उतावले जैसे हो रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, अखिलेश के पास जाएं या कहां जाएं? धन्यवाद पुष्कर जी। ये आपको याद होगा कि एक संभवतः 2019 का इलेक्शन था, जी जब अमित शाह साहब की एक सभा हुई थी लखनऊ में, जिसमें संजय निषाद भी शामिल हुए थे, और बिल्कुल इनकी बिल्कुल, मांग थी कि उस सभा में ही आरक्षण की घोषणा कर दी जाए। यही और बना ही था माहौल। गृह मंत्री जी ने घोषणा नहीं की, और ये सभा समाप्त होने के बाद इनके तमाम समर्थक धरने पे बैठ गए थे। बिल्कुल एक लंबा धरना चला था, एक प्रोटेस्ट किया था लोगों ने। सवाल इस बात का है कि ठीक है, एक नीतिगत निर्णय है वो, इनकी मांग है कि उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में निषादों को लाया जाए, और लोगों की भी मांग है, फिर अन्य जातियां भी जिनकी मांग है वो, और एक नीतिगत फैसला है जिसको सरकार को लेना है। लेकिन निषादों के मसलों को लेकर के केवल एक ही मुद्दा तो नहीं है इनके सामने। कम से कम मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, हालांकि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लगभग नहीं, 50 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, जहां पर निषाद समुदाय का असर है, 18 जो 18% काफी निर्णायक वोट है, स्थिति कम में है। ज्यादा मिला के हाँ, 18% वोट तो मतलब भर उसमें का खासतौर होता से है। जी जी जी, जिससे फतेहपुर जिला है, चंदौली है, इलाहाबाद है, बनारस है, गाजीपुर, कई गोरखपुर ऐसे है। जिले हैं इसमें तराई के भी इलाके हैं जहाँ पे निषाद समुदाय का असर है। इस निषाद समुदाय के भलाई के नाम पर संजय निषाद का ही परिवार तो फल फूल रहा है, और भी तो चीजें गवर्नेंस की हैं। आखिर अगर इनको ये बताना चाहिए कि मान लेता हूं कि एक नीतिगत फैसला जो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन जो निषादों के पक्ष में, निषादों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए भी जो सरकारी कार्यक्रम हो सकते थे, सरकार की तरफ से बढ़त ली जा सकती थी, उनका क्या हुआ? क्या राज्य में निषाद समुदाय के सशक्तिकरण की कोई कोशिश की गई? मछली पालन को बढ़ावा दिया गया? जिन क्षेत्रों में निषादों को प्राथमिकता देने की बात पूर्ववर्ती सरकारें लगातार कहती रही हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से लागू किया गया। इन मुद्दों को भी तो बात संजय निषाद जी कर कुंभ सकते के हैं, पहले आपको याद लेकिन वो भी होगा कहने की स्थिति नहीं महाकुंभ, है। पहले याद होगा 24 में ही 25 में ही महाकुंभ से पहले नाविकों का कितना बड़ा धरना हुआ, सब धरना हुआ था जी। अब आप याद कर लीजिए, उसके बाद कुंभ के दौरान भी कई बार धरने हुए। वही वही मैं कह रहा हूं और सवाल संजय, मैंने इसीलिए सवाल आपसे कहा कि अब संजय निषाद के पास से वो सियासी डोर इन लोगों की निकलती हाथ से छूटती नजर आ रही, और 24 में इसका सही है, संकेत मिल गया था जब प्रवीण निषाद चुनाव हार गए थे संत कबीर नगर हार से। गए थे जी। नहीं, बिल्कुल सही है। 2024 से सोचिए ना कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में 6 या 7 इन्होंने सीटें जीती थी विधानसभा की, और 24 के लोकसभा में एक सीट नहीं मिली इनको। यहां तक बिल्कुल कि जो उपचुनाव भी हुए जहां पे इनकी पार्टी का असर था, उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो आप केवल इस बिना पर कि जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी मिलनी चाहिए थी निषादों को, सरकार ने नहीं दिया, आप अपनी विफलताओं को छिपा थोड़ सकते हैं। और आप ये सोचिए कि मंझनपुर सीट उत्तर भी प्रदेश इनसे ले ली, मंझनपुर सीट भी ले ली जो उपचुनाव में लेनी थी। पूरा का पूरा कौशाम्बी हार गई, एक सीट नहीं मिली बीजेपी को। आप सोचिए, आप फतेहपुर की स्थिति भी आप देख लीजिए, जहां पर कि बोलबाला होता था और बड़ा असर रहा इनका।
लेकिन सवाल बिल्कुल। केवल यह है कि इस नीतिगत फैसले के नाम पर अपनी अन्य विफलताओं को आप नहीं छुपा सकते। आप इस राज्य में देखिए कि जो मछुआरा समुदाय है, कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। मछली पालन कितना कठिन हो गया है। बिल्कुल। मछली पालन को ही वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में इसका कोई अभियान नहीं चला और संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं। आप ये सोचिए कि जो एक नियंत्रित मछली पकड़ने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी राज्य में, वो तक लागू नहीं हुई। जो नदियों में प्रदूषित जल पहुंचने के कारण से मछली पालन या मछलियों का पैदावार प्रभावित हो रही है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। आप केवल एक विषय ले लीजिए कि साहब इनको अब हमको इसी का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी सही बड़ा विषय है। लेकिन आप अपने समुदाय के लोगों को यह भी समझाने की स्थिति में नहीं है कि कोई बात नहीं, यह एक बड़ा नीतिगत फैसला है, उसके लिए हम इंतजार करते हैं, लेकिन बाकी काम भी तो हमारे लिए हो। समाजवादी, अगर आप याद कीजिए, फूलन देवी जैसी व्यक्ति को भारतीय समाजवादी पार्टी अपने में शामिल करके एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन केवल बिल्कुल। आप प्रतीकों से नहीं काम चला सकते। उस समुदाय विशेष के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे तो सुनील जी, आपका संजय निषाद आकलन जी क्या हो है कि संजय निषाद जो निषादों के बड़े नेता बन के उभरने की कोशिश की और 2016 में पार्टी बनाई, 18 में सपा बसपा के गठबंधन में शामिल होकर गोरखपुर का उपचुनाव हरवाया बीजेपी को, फिर 19 में उधर चले गए, अभी तक मिला कुछ ऐसा नहीं, खोते ज्यादा जा रहे हैं मंत्री पद के अलावा। खोते जा रहे हैं, ये तथ्य कि खोते जा रहे हैं। और आने वाले चुनाव में इनको सोचना पड़े, इस भूमिका के साथ अपने समुदाय को अपने साथ नहीं बांधे रह सकते, ये संभव नहीं है। आपको अपने समुदाय के अगर आप आकलन कीजिए तो पूरे की पूरी पार्टी में इनके परिवार के अलावा समुदाय को क्या मिला? कुछ भी हासिल हुआ क्या? समुदाय जिस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में उनको हासिल क्या हुआ? कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिनको उनको सीधा सीधा लाभ मिल गया? उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, उनके जीवन में कोई गुणात्मक सुधार हो गया, जिस व्यवसाय में वो शामिल है उसका कोई वैज्ञानिक तरीके से वृद्धि हो गई। मछली पालन को पूरे के पूरे राज्य सरकार प्रोत्साहित करती हुई नजर आ रही है। एक आप कुछ भी तो बताइए अपने लोगों को। और यह चीजें ऐसी नहीं होती है, जब आप आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करते नजर आते हैं तो इसके लिए आपको व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा समुदाय खड़ा होता है, महसूस करता है कि हमको ये चीजें मिली है। आज जो नदियों के किनारे समुदाय है जो मछली पालन करता, उससे पूछे कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अनियंत्रित मछली पकड़ने की स्थिति है, अनियंत्रित, कोई तरीका नहीं उसका, कोई रोक टोक नहीं, जब जिसका चाहे मछली ले ले। जब आप अनियंत्रित तरीके से मछली पकड़ने का काम करेंगे तो मछलियों की पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं, संभव नहीं है आपके लिए। और जब आप और वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार भी आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन उस जरा समुदाय सुनील में जी, शिक्षा का विस्तार सुनील जी, आपके पास थोड़ा नहीं है। सियासी समझ लिया जाए। मंत्री जी को जो करना था, अभी भी साल भर का वक्त है, अगर वो ये आपकी राय देखे सुने तो शायद कुछ काम करें, लेकिन अब बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। 24 जून के बाद जो नतीजे आए हैं वो खास तौर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स की शुरुआत अब कर दी है कि वो पीडीए को नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ बोलते रहिए, वो हर चीज को पिछड़ा दलित से जोड़ रहे हैं। इसीलिए जब कथावाचकों की मारपीट का मसला हुआ, संजय निषाद अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। ये मजबूरी है। पीडीए का कोई भी कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और विपक्ष के पास, खासकर समाजवादी पार्टी के पास, जब सामाजिक ध्रुवीकरण की इतनी मजबूत कोशिशें हो रही है तो स्वाभाविक सी बात थी कि समाजवादी पार्टी के पास भी सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी विकल्प के साथ वो आगे बढ़ सकते थे, उन्हीं चीजों को लेकर के अपने जन समर्थन के आधार को बढ़ा सकते थे। चुनौती उनके सामने ये है। और पीडीए को लेकर के अब आज की स्थिति क्या है कि जो दो प्रमुख मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उन दोनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अपने मतदाताओं को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरा राष्ट्रवाद। इन दोनों विषयों पर आप देखेंगे तो जो दो पहले के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली, वो यह मिलती हुई नहीं दिख रही है। संजय निषाद जी के सामने भी वही समस्या है। यह अन्य दलों का भी साथ आएगी जो एनडीए के साथ है इसमें उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर जी के सामने समस्या आएगी कि वह अपने लोगों को अपने साथ किस बिना पर रोके रखे।
क्या उनका मतदाता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ सहमत है, या जो अपने आर्थिक तरक्की और सशक्तिकरण के लिए वो आया था वो उसको मिलता हुआ दिख रहा है? यह जवाबदेही तो इनके ऊपर बनेगी ही बनेगी। सुनील जी, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और ज्यादा बताएंगे। इन छोटे दलों को पाला बदलने में कहाँ टाइम लगता है? ओम प्रकाश राजभर हाँ, ये सही 22 में सरकार नहीं बनी, बदल गए, उधर चले गए। इसीलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि जब जरूरत होगी वो सब साथ आ जाएंगे। क्या आपको सही लगता है गलत थोड़ा कह किसी रहा है। आकलन में कि संजय निषाद जिस तरीके से एक के बाद एक बातें कर रहे हैं, उन्होंने कथावाचक वाले पे भी किया, उससे पहले उन्होंने कहा अखिलेश ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए थे, तो अखिलेश अब की कह देंगे कि हम आरक्षण करवाएंगे, हमारी केंद्र में सरकार आएगी। भाई नीचे से तो मिल नहीं सकता, मिलेगा तो ऊपर ही से आरक्षण। तो संजय निषाद को पाला बदलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें लगता। बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एक तो क्या किसी नीतिगत प्रतिबद्धता के साथ थोड़ी बीजेपी के साथ है गए। बीजेपी जिन राजनीति के लिए जानी जाती है, संजय निषाद जी की पार्टी वो राजनीति कभी नहीं करती रही है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति, पार्टी की राजनीति तो कभी भी वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं रही है। ये लोग तो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते रहे, सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। इनको पाला बदलने में थोड़ा समय लगेगा। ओम प्रकाश राजभर जी का याद कीजिए ना, पूरा का पूरा चुनाव लड़ाई वो बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ, मैं और वही उनको कहा। भारतीय जनता पार्टी में जाने में एक समय नहीं लगा। और बीजेपी ने क्या एक्सेप्ट नहीं कहा करने में उन्होंने, देर हो नहीं गया। लगाई। बीजेपी को और लेने वो में कोई उन्होंने देर परेशानी नहीं नहीं हुई, जबकि नंबर पूरे थे। अगर नहीं आते ओम प्रकाश राजभर तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी, लेकिन मैसेजिंग में गड़बड़ी हो जाती बिल्कुल है। नहीं। दरअसल बीजेपी को भी अपने जो पिछड़ों की राजनीति करती है उसको संदेश देने की कोशिश है उसकी भी। वो पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की अपनी राजनीति का जो एक एजेंडा चलाती है, उसको भी उसको संदेश देना है कि नहीं नहीं, अगर ये लोग आ रहे हैं तो हम इनको साथ ले लेंगे, इनसे दूरी नहीं बनाएंगे। मैं अगर आपसे एक बात ये तो पूछूं, प्रकाश राज मैं आपसे एक बात पूछूं, तो क्या बीजेपी ज्यादा कि हम दलितों के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हमने ओबीसी कमीशन बनाया, वो ज्यादा प्रूव करने के चक्कर में तो नहीं पिछड़ जा रही है पिछड़ों में? फिर वो सवाल आने लगता है आपने किया क्या, आपने दिया क्या। अब दलित पूछ रहे, अब थोड़ा विषय हटके है, अब अध्यक्ष इसीलिए तो नहीं मिल पा रहा है कि अगर दलित नहीं देंगे तो वो पूछेंगे हमको क्या दिया, पिछड़ा नहीं दिया तो वो पूछेंगे वो तो हमें पिछड़ा अध्यक्ष नहीं दे रहे। ये दबाव की पॉलिटिक्स इस समय क्या बीजेपी झेल रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पीडीए के चलते? नहीं, ये तो है, पीडीए का दबाव तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने है, क्योंकि पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, उसने आप ये देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। अगर मुख्यमंत्री सवर्ण है तो पार्टी का अध्यक्ष पिछड़ा है, पिछड़े अध्यक्ष लगातार बना रही है। आज इस समय जो अध्यक्ष जी हैं वो देख लीजिए आप, पिछले अध्यक्ष जी थे स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको भी देख लीजिए, उनके पहले केशव जी अध्यक्ष थे, उनको भी आप देख लीजिए। अब वो महेंद्रनाथ पांडे बीच में आए थे, राजनाथ सिंह बीच में महेंद्रनाथ पांडे आए थे, बीच में महेंद्रनाथ पांडे आए थे, जी 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 जी, बीच में महेंद्रनाथ पांडे केशव जी के पहले थे शायद। नहीं सर, 14 का चुनाव केशव मौर्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हुआ, 17 का हुआ केशव ने जिताया, फिर केशव डिप्टी सीएम हुए, तब महेंद्रनाथ पांडे जी को बनाया गया जी, करेक्ट, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद लगातार पिछड़े हैं। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से वो आगे पीछे होने में कुछ भी हो नाम, लेकिन आपकी बात सही है, पीडीए का दबाव वो पहले से झेल रहे थे। पार्टी के अंदर पिछड़े नेताओं का, कल्याण सिंह के बाद बड़ा ओबीसी चेहरा कोई नहीं बीजेपी खड़ा कर पाया। उमा भारती भी चली गई, लाई गई उमा भारती, उत्तर प्रदेश में 19 में चुनाव लड़वाया गया इसीलिए उनको, लेकिन वो चेहरा स्थापित नहीं हो पाया कि वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है। ये दिक्कत आएगी अगर बीजेपी, क्या बीजेपी के सामने इस दिक्कत से निपटने के लिए क्या काट होगी जो संजय निषाद अब प्रेशर पॉलिटिक्स कहे, या वो अपनी मांग पूरी जो वादा है उसको पूरा करने की मांग कर रहे हैं?
यह मांग स्वीकार कर लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। बस मैं क्योंकि यही समझना निषाद चाह रहा समुदाय हूं। के अलावा अन्य जातियां भी हैं जो अपने आप को इस कैटेगरी में चाहती हैं। यह निर्णय लेना पूर्ववर्ती सरकारों के लिए भी कठिन था, बीजेपी के लिए भी और कठिन है। इसलिए इतना मैं इसको नहीं था इतना आसानी से कर लेंगे वो, लेकिन ये जरूर है कि संजय निषाद अपने लिए एक रास्ता तैयार करेंगे कि अगर आवश्यकता पड़े तो पार्टी से निकल ले। लेकिन 18% वोट को नजरअंदाज भी अब बीजेपी इस मोड़ पे नहीं कर सकती जब 24 का रिजल्ट आपके सामने 37 वर्सेस 43 का खड़ा हो, 33 वर्सेस 43 का खड़ा हो। अखिलेश अब इस मोड़ पर नहीं कर सकते। तब दोनों चीजें कैसे बीजेपी टैकल करेगी, कुछ तो लाएगी। और आपने अभी शुरुआत में कहा राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक राजनीति चल नहीं रही, तो फिर चलेगा क्या बीजेपी का? चुनौती तो यही है ना बीजेपी के सामने। बीजेपी के सामने चुनौती यही है, इसलिए वो पिछड़ों की राजनीति तो करना चाहती है, लेकिन वह आप देखिए ना कि आप आते आते कहां जाति जनगणना तक के लिए भी तैयार हो गए। जाति जनगणना क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही रही है? कभी नहीं रही, और कभी भी उस विषय में मजबूती के साथ नहीं बोलते हो। लेकिन अरे ये दौर आते आते वो बिहार तो का चुनाव अब के सामने जाति की उन्होंने राजनीति जनगणना जब को स्वीकार कर बीजेपी लिया। शुरू कर देगी तब फिर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रहेगा भाई? जब अंतर क्या रह कांग्रेस जाएगा? जाति की राजनीति करती थी, ब्राह्मण दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन लेके, तभी तो ये लेके आए थे राष्ट्रवाद और हिंदू एकता की बात करते थे, और बिल्कुल सही उससे कहा आपने। जीते भी। लेकिन अब अगर उससे हटेंगे तो जाएंगे कहां? धार्मिक यही तो ध्रुवीकरण विकल्प भिन्नता अब उनके सामने आसान है। नहीं है सुनील जी। बिल्कुल उत्तर आसान नहीं प्रदेश है। के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब के लिए आसान नहीं है। अब आसान नहीं है कि आप, क्योंकि 24 के चुनाव में मंगलसूत्र से लेके भैंस तक छिन जाएगी, सब चल चुका है। अब धार्मिक अब बिहार के चुनाव में देखिएगा, बिहार के चुनाव में क्या स्थिति है? बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं बना पा रही है। वह जाति जनगणना के और बिहार के चुनाव के मुद्दे को लेकर के ही आई, लेकिन उसपे भी बहुत मजबूती के साथ अपनी बात करने की स्थिति में नहीं है। लीडरशिप डेवलप नहीं कर पा रही है अभी भी। लेकिन सवाल है ना कि जिन जगहों पे सामाजिक न्याय या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत नीतियों कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने जन समर्थन के आधार को विस्तार नहीं दे पा रही है। जितने लोग उनके साथ हैं उल्लू है, तो कुल लेकिन जो मिला के गवर्नेंस के सुनील नाम जी, उनको साथ जोड़ना चाहते हैं उनके सामने समस्या। वो बर्रैया का छत्ता, या इंग्लिश में कहें पेंडोरा बॉक्स को छेड़ने की कोशिश कर दी है संजय निषाद ने, जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा करेगी। बिल्कुल करेगा, ये समस्या तो खड़ा करेगा। और अगर तो बीजेपी इस पर इसके रिस्पॉन्ड लिए नहीं करेगी तो जल्दी उसको से सहयोगियों मैं हाथ धोना पड़ेगा। आपसे ये समझना चाहूं 1-2 मिनट के अंदर, अगर बीजेपी इससे निपटना चाहे तो वो क्या, जो निगम के अध्यक्ष, प्योर राजनीतिक सवाल है, निगम के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं, जो बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज है, इनको मंत्री पद या कुछ दे सकती है कि ये शांत हो जाएंगे? फिर नहीं, सवाल है कि समूह कैसे शांत होगा। ये समूह है, पूरा सामाजिक वर्ग है, ये किसी के मंत्री बन जाने से थोड़ा शामिल हो शांत हो जाएगा। नहीं, वो अब तो देखिए अपनी ना, महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इन पार्टी के साथ खड़ा हुआ। मैंने वो तो बात कर नहीं रहे हैं। मैंने शुरुआत जब प्रोग्राम की तो 2 चीजें दिखाई। एक, उनका वो इंटरव्यू जो उन्होंने अखबार को दिया था, उसमें तो बहुत सीधा सीधा बोल दिया, और जब तक वीडियो स्टेटमेंट आया तो बोले धैर्य की बात रखनी चाहिए। तो दबाव की पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से है। हाँ, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई तरह नहीं है, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, आप उसमें चुनाव में भी अपनी स्थिति बेहतर रखना चाहेंगे ये। अब सवाल केवल है कि यह इनका समूह इनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अब सुनील जी को कहते हैं ना, अब घर में पिता अपने पुत्र के वोट की गारंटी नहीं ले सकती, अब समूह कोई किसी का नहीं गारंटी ले सकता है। वो भरोसा दिलवा सकता है, वोट नहीं दिलवा सकता है। ये उन नेताओं को समझना चाहिए जो ये सोचते हैं कि जाति की राजनीति हमारे साथ है। वो माहौल बन जाता है, वो एक अलग बात है कि आप कोई वादा कर दें उस पर वोट पाले। सुनील जी, हमारे साथ बड़ी खबर में आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो संजय निषाद ने बीजेपी के लिए एक वो समस्या खड़ी की है कि वादा आपने किया था, 22 में भी कहा नहीं पूरा किया, 24 में हर्ष देख लिया, अब 27 आ गया है। वो धैर्य की बात जरूर दोहरा रहे हैं, लेकिन इतना कहा जा सकता है संजय निषाद की राजनीति को समझते हुए 2016 से अब तक वो पाला कभी भी बदल सकते हैं।